अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्ज़ियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। अगर मगर की कहानियाँ ख़त्म हो चुकी। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने 15 साल बाद काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनके घर जाकर मुलाकात की है। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 40 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही, जिसमें दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत भी हुई। मुलाकात में तय किया गया कि दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी आम इंतखाबात में इल्हाक पर बात करे। जबकि चौधरी शुजात हुसैन से नवाज शरीफ से जिन सीटों पर काफ लीग के लोग जीते थे का मुतालबा कर दिया है और इसके अलावा गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सीटों का मुतालबा किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवार खड़े कर सकें। काफ लीग ने नून लीग के जीतने वाले MNA के नीचे सूबाई नशिस्तों का मुतालबा किया है, जबकि काफ लीग ने बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा की नशिस्त भी मांग ली है। रियान निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से आज एक इंटरव्यू भी दिया गया, जिसमें उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुका है और किस जमात का सरबराह कितना मकबूल है इसका अंदाज़ा आने वाले इंतखाबात में हो जाएगा। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ का कहना था कि बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फ़र्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में, कहाँ गई वो तब्दीली। अब आम को पूछना चाहिए किसने क्या किया, बच्चों को बताना चाहिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज एक अहम मुलाकात भी की है चौधरी शुजात हुसैन साहब से। तो इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार सईद काजी साहब मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सईद काजी साहब से। काजी साहब बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो काफ़ी मुतहरिक हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं और आज 15 सालों के बाद उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है और यही इंडिकेशन मिल रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में सीट एडजस्टमेंट होगी, इत्तेहाद होगा। क्या कहेंगे इस मुलाकात के बारे में? देखें, इसकी मुलाकात ये है कि बुनियादी तौर पर ये जो एक अनपॉपुलैरिटी का यानी खदशा या खौफ है और जो कि एग्जिस्ट भी करती है, तो उसके बाद जाहिर है ये ऊपर से जो है इत्तेहाद बना रहे हैं, इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हुकूमत इनकी बन भी जाएगी अगर एक पार्टी बाहर रहती है और उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, तो फिर इस तरह से इन्हें कोलिशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि लोग डिसओरिएंटेट हो जाएंगे और एक कटा फटा मैंडेट आएगा एक पॉपुलर पार्टी के बगैर। अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो उस मैंडेट में फिर आपको जिसे कहते हैं ना काबल टुगेदर करनी पड़ेगी, एक कोalition बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में मियां साहब मुतारक हैं और चौधरी खानदान भी अब अगर थोड़ा सा कैरियर भूल जाएं हम चौधरी परवेज इलाही का, तो बेसिकली पावर पॉलिटिक्स में ही रहते हैं और ताकत के साथ ही वो चलते हैं। ये पहली दफा हुआ है, ये एबरेशन है इनकी फैमिली में कि मुनस इलाही और जो परवेज इलाही हैं वो बज़ाहिर नहीं जा रहे जिधर एस्टेब्लिशमेंट के इशारे हैं। तो मेरे ख्याल में ये क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि खुद उनके अंदर टिकटों में लड़ाई हो रही है और अंदर चूंकि पार्टी की इंट्रिंसिकली वीक है तो लिहाजा बाहर से सपोर्ट मांग रही है। जी ठीक है। हमारे साथ सुहेल अब्बास बलोच भी मौजूद हैं, सईद काजी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। सुहेल, सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि कुछ डिमांड्स भी की गई हैं चौधरी शुजात की जानिब से, क्या तफसीलात हैं, क्या कुछ डिस्कस हुआ है इस मुलाकात में? जी बिल्कुल ज़िशान, ये एक अहम मुलाकात थी और तकरीबन ये 15 साल के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ खुद चलकर जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह पर गए और वहाँ पर मुलाकात तकरीबन ये 40 मिनट तक रही। लेकिन इस मुलाकात का जो मेन एजेंडा था वो आम इंतखाबात में उतरने का था और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से जो है सबसे पहले तो ज़िशान जो PDM हुकूमत बनी थी इस पर जो है वो चौधरी शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वफाक और पंजाब असम्बली में उनका साथ दिया और एक वो अहम मोड़ था जब PDM हुकूमत को मुस्लिम लीग काफ की ज़रूरत थी और इसी दौरान जो चौधरी परवेज इलाही हैं उन्होंने भी पहले हामी भरी थी, बाद में इनकार किया, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ और PDM के ओहदेदारों के साथ खड़े रहे और इसमें बहुत ज़्यादा तनाज़ा भी रहा आपस में, क्योंकि ख़ानदान भी था चौधरी बरदरान का। तो आज की मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत हुई और मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन को 5 नशिस्तों पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट की ऑफर करवाई है और उस पर रजामंदी का इजहार किया। उसमें 2 कौमी असम्बली की हैं
اور 3 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی مطلب کی ہیں۔ کاف لیگ اور نون لیگ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو چکا ہے۔ اچھا سہیل، یہ بتائیے گا کہ ادھر پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بھی ہوا جس میں انٹرویوز کا سلسلہ بھی جاری ہے، وہاں پر کیا پیش رفت ہے اب تک؟ کیا امیدواران کچھ فائنل بھی کیے گئے ہیں، اور جو خبریں اندر سے موصول ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں اب تک؟ ذیشان، اس پر بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا آج 4تھا اجلاس تھا پارلیمانی بورڈ کا، جس کی صدارت براہ راست مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کر رہے ہیں، اور تمام حلقوں میں جنہوں نے کاغذات جمع کروا رکھے ہیں ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آج بلوچستان کی جو نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی 16 اور 51 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی، اس پر جو ہے وہ تمام امیدوار جنہوں نے کاغذات جمع کروا رکھے تھے ان کو میاں نواز شریف نے بلایا ہوا تھا، اور پارلیمانی بورڈ میں دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ حتمی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن آج کی اس جو انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں عام ڈیولپمنٹ یہی ہوئی ہے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے مضبوط امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ بلوچستان میں بھی حکومت بنائے۔ اس سے قبل جو ہے ان کا ایک ہی نقطہ ہے ذیشان، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس بھی حلقے میں امیدوار کھڑا کیا جائے وہ جیتے، اور مضبوط امیدوار جو ہے جس میں حلقے کی مقبولیت ہو وہ جیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکٹیبلز کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے تھے اور بہت سارے الزامات بھی لگائے اور دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، ان کو بھی مسلم لیگ نون نے اپنے گلے میں لگایا۔ اس لیے لگایا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سروے بھی کر رہی ہے اور جاننے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ جو لوگ حلقوں میں مضبوط ہے ان کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے، اور اس پر مسلم لیگ نون کے رہنما متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جن کی وفاداریاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ الیکشن میں وہ امیدوار کھڑے کرنے ہیں جو کہ الیکشن میں جیتیں اور بھاری اکثریت سے جیتیں، تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے وہ بنائے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے آج کے پارلیمانی بورڈ میں جو 51 لوگ تھے صوبائی اسمبلی کے، وہاں پر ان کو جو ہے وہ انٹرویوز کیے گئے، ان سے یہ سوالات بھی یہی پوچھے گئے کہ آپ کی پارٹی سے کیا وابستگی ہے، آپ کتنی دیر سے پارٹی کے نون ساتھ لیگ ہیں۔ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان امیدواروں کو چنا جائے گا جو کہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے، تاکہ نون لیگ وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بنا سکے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سہیل عباس بلوچ موجود تھے اور سینئر تجزیہ کار سعید قاضی صاحب بھی موجود تھے۔ آپ دونوں مہمان شکریہ۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ بجلی کے بھاری بلوں سے پریشان عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت مزید مہنگی کر دی ہے اور بجلی کی قیمت میں 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نے یہ اضافہ اکتوبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا ہے، جبکہ بجلی صارفین سے وصولیاں دسمبر کے بلوں میں کی جائیں گی۔ حکومت نے بجلی کے بعد گیس بھی 137% مزید مہنگی کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ جی ہاں، سوئی نارزن نے گیس مزید مہنگی کرنے کی درخواست اوگرا میں جمع کرا دی ہے۔ مہنگائی اور اخراجات سے تنگ عوام 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہیں۔ ایسے میں بجلی کمپنیز کی غفلت اور چالاکیاں عوام پر مزید بوجھ بن رہی ہیں۔ بجلی کمپنیز نے غیر منصفانہ طریقے سے ایماندار بجلی صارفین پر 675 ارب روپے کا ڈاکہ صرف اوور بلنگ کی مد میں ڈالا ہے۔ صرف پنجاب میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیز اپنے نقصانات کو کم ظاہر کرنے کے لیے اوور بلنگ سے صارفین سے 100 ارب روپے وصول کر رہی ہیں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی انکوائری کمیٹی نے بجلی کمپنیز کی جانب سے اوور بلنگ پر تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ اوور بلنگ والا معاملہ کیا ہے اور کہاں سے کتنی وصولیاں کی گئی ہیں، اس بارے میں آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ بجلی ساز کمپنیوں کی غفلت اور چالاکیاں عوام پر مزید بوجھ بننے لگیں۔ کمپنیوں نے غیر منصفانہ طریقے سے بجلی صارفین پر 675 ارب روپے کا ڈاکہ صرف اوور بلنگ کی مد میں ڈالا۔ صرف پنجاب میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اپنے نقصانات کو کم ظاہر کرنے کے لیے اوور بلنگ سے صارفین سے 100 ارب روپے سالانہ اضافی وصول کر رہی ہیں۔ نیپرا کی انکوائری کمیٹی کے مطابق کمپنیز کی جانب سے 30 دن سے زائد کی بلنگ کرنے سے لاکھوں صارفین متاثر ہوئے۔ تحقیقات میں کمیٹی نے اوور بلنگ کا ذمہ خراب میٹرز اور ان کی بروقت نہ تبدیل کرنے پر ڈال دیا۔ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے جولائی میں 57 لاکھ سے زائد صارفین کو 30 دن سے زیادہ کے بل بھیجے، جبکہ اگست میں 22,65,271 صارفین سے اوور بلنگ کی گئی۔ میپکو نے اگست میں 1,38,723 صارفین کو بغیر تصویر کے بل بھیجے۔ گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی نے جولائی میں 4,63,360 جبکہ اگست میں 11,92,062 صارفین کو 30 دن سے زائد کی اوور بلنگ کی۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے اگست میں 8,44,058 صارفین کو 1 ماہ سے زائد کے بل بھجوائے۔ لیسکو نے جولائی میں 6,85,588، اگست میں 6,50,460 صارفین سے اوور بلنگ کی۔ لیسکو نے جولائی میں 1,23,440 جبکہ اگست میں
1,26,000 सार्फिन को बगैर तस्वीर के बिल भिजवाए। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हेस्को ने जुलाई में 5,21,624 जबकि अगस्त में 2,08,421 सार्फिन को 30 दिन से ज्यादा के बिल भिजवाए। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी सेप्को ने अगस्त में 3,25,764 सार्फिन को ज्यादा दिनों के बिल भिजवाए। जुलाई में के इलेक्ट्रिक के 77,869 जबकि अगस्त में 65,675 सार्फिन को गलत तस्वीर वाले बिल भिजवाए। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी केस्को ने जुलाई में 1,16,255 जबकि जुलाई में 1,16,255 सार्फिन को बगैर तस्वीर वाले बिल भिजवाए। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनीज ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की और कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। अवाम पर कितना बोझ डाला जा रहा है इस रिपोर्ट में आपने जान लिया। लाहौर के अवाम भी इस हवाले से खासे नाला दिखाई देते हैं। मुबशर अली जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। मुबशर, लाहौर में क्या सूरत हाल है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, एक बार फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। नेपरा की जानिब से 3 रुपये 7 पैसे बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अफसरान का सीटों पे ना बैठना अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। ना तो बिलों की दुरुस्तगी हो रही है, ना डिटेक्शन ऑफ लोड पे जो 1/3 किया जा रहा था वो किया जा रहा है। यहाँ हम इस वक्त ईस्टर्न सर्कल के बाहर मौजूद हैं। अवामी बिलों में शिकायत का इजाफा है। ना तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मौजूद हैं, ना यहाँ पे एक्शन साहबान मौजूद हैं। आ जाके एक सीट बचती है वो रेवेन्यू ऑफिसर की है, लेकिन वहाँ पे भी अवाम का रश देखने में आ रहा है। बिलों की दुरुस्तगी बिल्कुल नहीं की जा रही। एक तरफ अवाम निगरान हुकूमत से उम्मीदें लगाए बैठी थी कि वो महंगाई को कम करेंगे और उनके लिए बेहतरी होगी, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अगर हम मुल्तान की बात करें तो हारून ताहिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हारून, बताइएगा कि मुल्तान के बासी क्या कहते हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बार बहुत ही टेक्निकल तरीके से ओवर बिलिंग की गई है। इससे पहले ये होता था कि मीटर रीडर्स की जानिब से जो रीडिंग की जाती थी वो 30 दिन की बजाय 35 या 37 दिन की जाती थी, और गुज़श्ता माह के बिल में जो है वो 30 दिन की बजाय 37 दिन का बिल शामिल होता था, जिस पर सार्फिन की जानिब से एतराज़ात किए जाते थे कि फेस्को की जानिब से 1 माह की बजाय 35 या 37 दिन का बिल वसूल किया गया है। अब इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए अनोखी मंतक अपनाते हुए फेस्को की जानिब से ये किया गया है कि नवंबर का जो बिल है उसमें दिसंबर के जो यूनिट्स हैं, इजाफी यूनिट्स जो इस्तेमाल होंगे, जो अभी सार्फिन ने इस्तेमाल ही नहीं किए, उनका बिल भी वसूल किया जा रहा है। उनका बिल भी नवंबर के बिल में जो है वो लगाकर भेज दिया गया है। तो अब अगर ये बात की जाए कि फेस्को दफातर में शहरियों की तादाद जो है वो बिल ठीक करवाने के लिए आ रही है, तो वो ना के बराबर है। यार फेस्को की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि आइंदा माह में जो बिल भिजवाए जाएंगे वो 30 दिन की रीडिंग के हिसाब से ही भिजवाए जाएंगे, जबकि जो इजाफी रोज़ बनते हैं उनके बिल जो हैं वो एवरेज के हिसाब से फेस्को की जानिब से पहले ही वसूल कर दिए जाएंगे। ठीक है, जुल्करनैन ताहिर हमें फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे कि वहाँ पर भी अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। मुल्तान की बात कर लेते हैं और हारून से बात करते हैं। हारून, बताइएगा कि मुल्तान में भी यही सूरत हाल है कि अवाम परेशान है? की जानिब से महंगी बिजली आवाम के लिए मज़ीद महंगी कर दी गई है। 3 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। मुल्तान शहर की जो शहरी हैं उनके लिए परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा बढ़ कर दिया गया है, और जो अक्टूबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी मद में मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। मुल्तान के शहरियों का जो माहाना सिस्टम है वो भी काफ़ी मुतासिर हो रहा है। ओवल बीइंग की वजह से उनको जिस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उस वजह से उनका ये भी मुतालबा है कि ऐसे लाइनमैन जो खुद साख्ता तौर पर मीटर रीडिंग में रद्दोबदल करते हैं और भारी भरकम बिल घरों तक पहुँचाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए ताकि आवाम रिलीफ हासिल कर सके। जी, अवाम की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। अवाम कहते हैं कि भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं और हर महीने बिजली में मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है, कीमतें मज़ीद बढ़ा दी जाती हैं। किस तरह से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं आप ही? बिजली बहुत पहले महंगी हो गई है। आज देखो, आज फिर इन्होंने रेट बढ़ा दिए 3 रुपये। दिहाड़ी हमारी है ही नहीं इतने जितने बिल इन्होंने लगा के भेजे हुए हैं।
अब इसमें बताएं बिल भरे, घर की रोटी पूरी करे, क्या पूरी करे इसमें। तो इन्होंने ओवर बिजली का बिल कर दिया हुआ है, तो अब ये बताएं कि कैसे ये गुजारा होगा हमारा। और दफ्तर आ रहे हैं वापडा के, तो ये सुन नहीं रही है। पहले इतनी महंगाई है, मजीद बिल से महंगे के महंगा करते जा रहे हैं, काम है नहीं, बेरोजगारी है। सुबह का मैं वापडा दफ्तर आया हूँ बिल लेके, तो ये बात ही नहीं सुन रहे हैं। 1000-1200 रुपए दिन का कमा के 15 से 20 हजार आम घर, यानी कि सिर्फ लाइट वगैरह बिजली यही चीजें चले, तो इतना बिल पे करके क्या करेंगे। हम तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, बेबस है हम तो। बिल जमा करवाएंगे या घर में खाना खाएंगे, जो हालात हो रहे हैं इससे तो दिल करता है कि खुदकुशी कर लें। ये हुकूमत हमारे साथ कर क्या रही है? अगर ये ऐसे ही करना है तो आप ये ज़्यादा वोट मांगते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, तो एक मरतबा ही सारा दुनिया को ख़त्म कर दें, हम भी सुख में हो जाएं, ये भी सुख में हो जाएं। ठीक है, अवाम की राय आपने जानी। कोयटा का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। फजल तवाब बताइएगा कि वहाँ के अवाम क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बिजली की कीमतों में इजाफा और ओवर बिलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से जो अवाम है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनका यही कहना है कि एक जानिब बढ़ती महंगाई, दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं कि किस इलाके से ताल्लुक है और आपका जो आते बिल है घर का? पिछले महीने बिलिंग में थोड़ा सा कमी थी, वो इस बुनियाद पे जो यूनिट्स थे उस मुताबिक आ रहे थे। इस महीने अचानक सा बिल मेरा 28,000 से 72,000 पे पहुंच चुका है, तो तकरीबन लगभग 52,000 रुपए का पिछले महीने का बिल आया है। तो इस महंगाई की सूरत में आवाम बहुत परेशान है। अभी पिछले महीने मेरा बिल 3,000 रुपए आया था, इस बार 48,000 रुपए है। जब हम दफ्तर जाते हैं वो हमसे सीधी तरीके से बात नहीं करते हैं, और जब हम किस्त के हवाले से बात करते हैं किस्त भी नहीं करते। कुछ और शहरी हैं, उनसे भी हम जब हम बात की तो उनका यही कहना था कि हुकूमत से अपील करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम पहले ही मुश्किलात से दो चार है, लिहाजा फौरी तौर पर जो ओवर बिलिंग का सिलसिला जारी है इसका नोटिस ले और आवाम की मुश्किलात, ताकि आवाम की मुश्किलात जो है वो कम हो सके। जी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि एक जानिब तो बिजली के भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, और दूसरी जानिब जो है वो आवाम की तरफ से भी इस पर आवाज़ें उठाई जा रही हैं, जबकि जो बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं उन्होंने अपनी गलती इस पर मान भी ली है, उसका एतराफ़ भी कर लिया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अब्बासी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, और आमिर सियाल हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आमिर, पहले आपकी जानिब आता हूँ, बताइएगा अब तक इस हवाले से क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, क्योंकि बिजली कंपनीज की जानिब से ये एतराफ़ तो कर लिया गया कि ओवर बिलिंग हुई है, अब वो किस तरह से आगे मामलात को लेकर जाया जाएगा? देखें, जो ये नेपरा ने रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें एक चीज़ तो ये साबित हो गई है कि ये बिजली कंपनीज जो हैं ये ओवर बिलिंग करती हैं, और ये 32 दिनों से लेकर 40 दिनों की ओवर बिलिंग करती हैं। ये एलिगेशन पहले भी थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जो है ये तस्लीम की गई है ये बात नेपरा की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से, कि ये कंपनियां जो हैं ये ओवर बिलिंग में इन्वॉल्व हैं। तो ये बड़ा संगीन एक इल्ज़ाम है, और ये सारी इनकी एफिशिएंसी जो कारकर्दगी है इन कंपनियों की भी ज़ाहिर करती है, और साथ साथ ये भी बताती है कि जो इनकी लाइन मिनिस्ट्री है यानी कि पावर डिवीजन है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी है, और वो भी इन कंपनियों को दुरुस्त राह पर डालने में नाकाम है। तो दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, पावर डिवीजन में भी होनी चाहिए, वहाँ पे भी कुछ बेहतर लोग ला के बैठाने चाहिए, कुछ प्रोफेशनल्स बैठाने चाहिए, और इन कंपनियों में तो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और इनको बहुत सख्त इन पे जुर्माना आयद होना चाहिए, और इनके जो रेगुलेटरी बॉडी है नेपरा उसे बहुत सख्त इक़दाम करने चाहिए कि फ्यूचर में ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा सारिफ को जो है इस अकाउंटेबिलिटी के लिए या कार्रवाई के लिए अभी तक कुछ इनिशिएट किया गया है, इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेट किया गया है चीज़ों को? जो नेपरा ने रिपोर्ट पहले की है उसकी इन्वेस्टिगेशन में तो ये बात तो साबित हो गई है कि ओवर बिलिंग में और गलत बिल भेजने में ये कंपनियां मुलव्वस हैं। इन्हें अब उन्होंने नेपरा ने इनसे जवाब मांगा है, 15 दिनों में इन कंपनियों ने जवाब देना है, तो उसके बाद ही जो है रेगुलेटरी एक्शन आएगा। लेकिन हुकूमत को जो है फौरी इकदाम करने चाहिए, और ख़ासतौर पर जो पावर डिवीजन है उस पर ये सबसे नाअहली जो है पावर डिवीजन की है। पावर डिवीजन पिछले 20 सालों से कुछ नहीं कर रहा। इन कंपनियों की कारकर्दगी पावर डिवीजन ने ठीक करनी है, जो लाइन मिनिस्ट्री है, तो पावर मिनिस्ट्री की कारकर्दगी को ठीक किया जाना चाहिए, वहाँ पे प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए, वहाँ से इन कंपनियों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां इंडिपेंडेंट, इन्हें ऑटोनमस करार देता है पावर डिवीजन, और कोई काम नहीं करता पावर डिवीजन, और ना ये कंपनियां करती हैं। तो जब तक आप पावर डिवीजन को ठीक नहीं करेंगे तो ये कंपनियां ठीक नहीं होंगी, और इसमें जो रेगुलेटर है उसका ज्यादा किरदार है। रेगुलेटर ने अभी भी इन पे साथ काफी हल्का हाथ रखा है, इन पे जरा सख्त हाथ डालना चाहिए था,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ठीक जो इन है, कंपनीज आमिर ने आप की यही है। कहना चाह रहे हैं कि इंतजामी तौर पर जो मामलात ख़राब हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है और अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आमिर सियाल मौजूद थे और एनर्जी अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको दिन भर में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बेनज़ीर अस्पताल रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ ऑक्सीजन की कमी के बायस 4 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो बैठे। होली फैमिली अस्पताल की बंदिश की वजह से बेनज़ीर अस्पताल रावलपिंडी में बच्चों का रश लग गया। बेनज़ीर अस्पताल रावलपिंडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। मरने वाले बच्चे तलागंग, स्कीम 3, चकवाल और वाह कैंट से अस्पताल लाए गए थे। इस वाक़े के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। रावलपिंडी से अवैस मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इन्वेस्टिगेशंस क्या हो पाई हैं, अब तक क्या कुछ सामने आया है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के एमरजेंसी के बाहर, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ऑक्सीजन की कमी के बायस बच्चों की हलाकत का मामला हुआ और 4 बच्चे जो हैं वो मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की कमी के बायस हलाक हुए, अपनी जान से हाथ धो बैठे। जो बच्चे हैं वो तलागंग, स्कीम 3, चकवाल और वाकेंट से यहाँ पर इलाज के लिए आए थे और ऑक्सीजन की कमी के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा अगर मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँ तो यहाँ पर इस वक्त कुल 315 बच्चे ज़ेर इलाज हैं, जबकि जो बेड्स हैं उनकी 280 है और जो ऑक्सीजन की पोर्ट्स हैं वो 157 है और ऑक्सीजन की किल्लत के बायस जो बच्चे हैं उनकी जानें खतरे में है। लवाहिकीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो अस्पताल का अमला है उसकी जानिब से भी ताउन नहीं किया जा रहा और ऑक्सीजन की कमी के बायस उन्हें दूसरे अस्पताल में भी रेफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा जो बच्चों का एमरजेंसी वार्ड है उसमें भी जो बच्चे हैं उनका रश है और ऑक्सीजन की कमी के बायस जो बच्चे हैं उनकी जानें खतरे में हैं। जी, होली फैमिली की बंदिश की वजह से इस अस्पताल में बच्चों को लाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी की शिकायत सामने आ रही हैं और इस पर वालिदैन भी फट पड़े हैं। वालिदैन क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबान। पंजाब से रिक्वेस्ट करें कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा के इन बच्चों पर रहम करें, इनको ऑक्सीजन मुहैया करें यहाँ पे, क्योंकि हम 7 दिनों से मेरा बच्चा एडमिट है, कम से कम 20-25 यहाँ पे डेथ हो चुकी है 7 दिनों में। वो हमसे लिख के हमारा बच्चा एडमिट करें, वो कह रहे हैं कि बच्चा हम एडमिट कर लेंगे लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी है। सुबह से मतलब भाई हम दिहाड़ी भाई लोग हैं, ठीक है, सही चेकअप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर लोग। कभी इधर जाओ कभी इधर, सुबह से ना 8 बजे के हम लोग आए हुए हैं। 14 दिन हो गए, मैंने अपनी आंखों से देखा 5-5 घंटे पहले बच्चों की डेथ हो गई है, उन्हें मालूम तक नहीं है। बात करो तो आगे से गुस्सा करती हैं। ये यहाँ पर नर्सें बहुत ज़्यादा वो नखरे करती हैं, इनको पता नहीं है कि यहाँ ऑक्सीजन है या नहीं है। यहाँ हमारे कल पूरा दिन में 20 बच्चों को फौतगी हुई। डॉक्टर कभी इधर से सिलेंडर पकड़ के ले आते हैं वार्डों से, कहते इधर से लेके बस इधर ज़रूरत पूरी की, थोड़ी देर इधर लगाया उधर लगाया। तो वालिदैन की गुफ्तगू आपने सुनी। डिस्टर्बिंग न्यूज़ है कि 4 बच्चे अस्पताल लाए गए लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो जान की बाजी हार गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जाने के आया ये क्यों हुआ और होली अस्पताल की बंदिश के बाद वो बच्चे बेनज़ीर अस्पताल लाए गए लेकिन उसके बावजूद भी 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। जी हाँ, डॉक्टर ताहिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी तक इस सिलसिले में क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं और ये जो मसला एक पैदा हुआ था ऑक्सीजन की कमी का, ये किस हद तक रिजॉल्व कर लिया क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने का और मुझे अपना मौक़िफ़ देने का। आई एम ग्रेटफुल टू यू। देखिए, मैं सख्ती से इन तमाम चीज़ों की तरदीद करता हूँ। हमारे पास ऑक्सीजन की वाफिज मिक़दार मौजूद है। मैंने आज मीडिया को, आज भी टीमों को अपने ऑक्सीजन के सोर्सेज दिखाए हैं कि हमने ऑक्सीजन स्टोर कहाँ पे की हुई है और हमारे पास एक वक्त में कम से कम 20 दिन का स्टॉक मौजूद होता है, कम से कम 20 दिन का स्टॉक, और वो सेंट्रलाइज्ड है। आप सिर्फ पेड्स की बात कर रहे हैं, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स भी चल रहे हैं, हमारे मेडिकल ICUs भी चल रहे हैं, हमारे ICUs भी चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 4 बच्चों की डेथ हो गई है ये फिर किस वजह से हुई है? देखिए मेरी बात सुनिए। एक चीज मत भूलें कि पाकिस्तान में जो अंडर 1 मंथ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज्यादा है। मोर्टेलिटी रेट बच्चों में पाकिस्तान उन ममालिक में, चंद ममालिक में, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, साइंटिफिक फैक्टर्स हैं उनके, लेकिन उसको ऑक्सीजन के साथ लिंक कर देना, खुदा के लिए। ऑक्सीजन आज कमिश्नर साहब ने विजिट किया, कल से मुख्तलिफ टीमों ने, मतलब कोई 20-25 के चैनल्स के लोगों ने यहाँ के आके
अपनी आंखों से देखें, अपने कैमरों से देखें कि ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन पे बच्चे पड़े हुए हैं और ऑक्सीजन के पोर्ट्स खाली हैं, अभी भी ऑक्सीजन के बेड्स भी खाली हैं। देखिए मतलब एक किसी गलत स्टेटमेंट की वजह से हर चीज को ऑक्सीजन के साथ लिंक कर देना बहुत बड़ी ज्यादती है। ये तो खुशाइंद है, आपने क्लियर भी कर दिया कि ऑक्सीजन की वाफर मिकदार मौजूद है। जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं या जो पेशेंट्स के साथ उनके लवाहिकीन मौजूद हैं, उनके रिजर्वेशंस इस सिलसिले में जो सामने आ रहे हैं, क्या उन्हें भी सेटिस्फाई किया आपने? एक बात सुने, हमने मतलब आज बाकायदा ना, मतलब कल से आज तक हम बाकायदा मीटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, नर्सिस के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एक चीज होती है काउंसलिंग, ये मतलब पेशेंट के साथ आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। देखिए एक बात याद रखिए, मतलब वालदा अंदर होती है बच्चे के साथ, उसे पता होता है कि क्या हो रहा है। बाप मेल कोई अलाउड नहीं होते हैं अंदर। देखिए आप बाहर जितने लोगों की बात कर रहे हैं कि हम लाए, ऐसे लाए या वैसे लाए, देखिए उन्होंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा होता, क्योंकि सिर्फ वालदा और वो भी जो नीकू और पीकू में जहाँ पे 1 महीने से कम के बच्चे होते हैं, वालदा को सिर्फ अलाउड होता है कि वहाँ पे दूध पिलाने के लिए वो जाए। तो मतलब ये इसको आप एक वो कहते हैं ना, वेव फैल गई है, एक र्यूमर फैल गई है और मतलब हर कोई यही कह रहा है कि मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये खुदा के लिए मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल की तरफ से कि ये इम्प्रेशन खत्म कीजिए कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है और बेताशा है, पोर्ट्स भी है। मैं इस वक्त भी आपको बता रहा हूँ, राइट एट 5:45 बजे मेरे पास कम से कम 60 पोर्ट्स हमारे पास, मतलब 60 बच्चे हम अकोमोडेट कर सकते हैं। एक पोर्ट पे 3 बच्चे हम अकोमोडेट करते हैं, ठीक है ना। तो जो वैसे आप एक बच्ची की कल जो खबर चली मसलन कि जी वो 10 माह की बच्ची ऑक्सीजन ना होने की वजह से मतलब डेथ होगी, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। काश के हमसे पूछ लिया जाता कि यार ये मतलब क्या इशू है। देखिए वो बच्ची 5 तारीख की रात को 1:45 बजे 1:45 बजे हमारे पास आई और वो पहले वहां से पिम्स गई। पिम्स वालों के पास वेंटिलेटर नहीं था, पिम्स ने उस बच्ची को रेफर कर दिया बीबीएच में। उस बच्ची को जब वो आई है तो आप उसके नोट्स में आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, उस पर डॉक्टर्स ने बकायदा लिखा है कि शी इज क्रिटिकल एंड गैस्पिंग। क्रिटिकल का मतलब है बहुत सीरियस है और गैस्पिंग का मतलब यह है कि आखिरी सांस ले रही है। तो हमने उसको मतलब वेंटिलेटर पे डाला है उस बच्ची को। वो 10 माह की बच्ची थी, उसे डबल निमोनिया था, खसरा था, उसको गर्दन तो बुखार, 3 चीजें थी उसके साथ। अभी मुझे चूंकि रिपोर्ट आ गई है उसकी सारी, तो मैं बिल्कुल आपको खुल के ये बता सकता हूँ। इसकी बकायदा मॉर्टेलिटी कमेटी की मीटिंग बिठाई, ठीक है, कमेटी बिठाई और उसने ये सारा रिकॉर्ड चेक किया। डॉक्टर ताहिर रिजवी साहब, आपने क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यकीनन ये एक रिलीफ की बात होगी उन पेरेंट्स के लिए भी जो कि वहाँ पर मौजूद हैं अस्पताल में बच्चों के हमरा या पेशेंट्स के हमरा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का डॉक्टर ताहिर रिजवी साहब, MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी हमारे साथ और इस बारे में बात करें। नाज़रीन, बहावलपुर से अब खबर शामिल करते हैं, जहां पर चिड़ियाघर में शेरों ने शहरी पर उस वक्त हमला कर दिया जब शहरी शेर के जंगले में दाखिल हो गया। शेरों के हमले में शहरी जान की बाजी हार गया है। शहरी को शेरों ने चीर फाड़ डाला, जबकि शहरी की लाश शेर खींचकर अंदर ले गए और शहरी के जिस्म का कुछ हिस्सा भी खा गए। ब्यूरो चीफ यासिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर उनसे इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। यासिर मजीद, ये बताइएगा कि अब तक इस वाक़े के हवाले से क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो पाई हैं, ये कौन था और कैसे ये उस पिंजरे के अंदर चला गया? जी, अब तक वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े पर नोटिस लेने के बाद सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ को फौरी तौर पर भावलपुर पहुंचने की जारी की थी, जिसके बाद सेक्रेटरी और दीगर हुकाम है वो भावलपुर पहुंचे और उन्होंने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े की इंक्वायरी की है, जिसमें ये बताया गया है कि दिन 11 बजे के करीब स्वीपर जब इन बंगाली टाइगर्स के पिंजरे के करीब गया और वहां पर उसने देखा है कि एक डेड बॉडी अंदर मौजूद है, तो फौरी तौर पर रेस्क्यू और पुलिस को इतला दी गई। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया जो बुरी तरह से उसकी हालत ख़राब थी और उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया ताकि वहाँ पर उसका जो पोस्टमार्टम और दीगर जो ज़रूरी इक़दाम है वो मुकम्मल किए जा सके। अब तक इस लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है, ये शख्स कौन है, कैसे अंदर गया है, ये तहकीकात की जा रही हैं। आला तहकीकाती टीम तश्कील दी जा चुकी है वज़ीर आला की हिदायत के बाद
اور اب تک کوئی خاص چیز سامنے نہیں آئی ہے. عموماً سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں. یاسر، اس شخص کا کوئی جاننے والا ورثہ میں سے بھی کوئی اب تک سامنے نہیں آیا جس نے بتایا ہو یا دعویٰ کیا ہو کہ وہ اسے جانتا ہے؟ جی ابھی تک جو کپڑے وہاں پر موجود تھے اس میں سے بھی ڈاکومنٹس تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو کوئی بھی ڈاکومنٹس موجود نہیں تھے. آئی ڈی کارڈ بھی موجود نہیں تھا اور ابھی تک انتظامیہ سے کسی بھی شخص نے رابطہ نہیں کیا ہے کہ وہ یہ شخص ان کا جاننے والا تھا یا ان کا رشتہ دار تھا. تو ابھی تک کسی شخص نے اس طرح کی رپورٹ نہیں کی ہے. جی اچھا، تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ شخص آخر کس طرح سے اس پنجرے میں یا اس جنگلے کے اندر چلا گیا؟ کیا یہاں پر حفاظتی اقدامات یا کوئی ایسے اقدامات نہیں تھے کہ یہاں پر روکا جا سکے یا کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے یہاں پہ؟ انتظامیہ کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ رات کے اوقات میں شاید یہ شخص اندر گھسا ہے اور ہم نے جو دیکھا ہے اس کے مطابق جو جنگلہ ہے اس کے وہ زیادہ اونچا نہیں تھا اور اس جو پنجرہ ہے اس کی بیک سائڈ پہ سیڑھیاں بھی لگی ہوئی تھی جو عموماً خوراک وغیرہ ڈالنے کے لیے وہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے. تو غالباً امکان یہی ہے کہ ان سیڑھیوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ شخص اندر گیا ہے. اس کے اندر جانے کی وجہ کیا تھی یہ معلوم نہیں. تحقیقات کی جا رہی ہیں اور تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ یہ شہری کون تھا اور کیسے پہنچا. یاسر مجید ہمارے ساتھ موجود ہے. یاسر، آپ کا بہت شکریہ. اب کوئٹہ کی بات کر لیتے ہیں جہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ایندھن کی عدم دستیابی کا مسئلہ درپیش ہے. فائر بریگیڈ اور کچرا اٹھانے والی گاڑیاں ایندھن نہ ملنے کی وجہ سے بوجھ بن کر رہ گئی ہیں. گاڑیاں فائر بریگیڈ اسٹیشن اور بلدیہ پارک میں کھڑی کر دی گئی ہیں. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. محب اللہ، بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، کوئٹہ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی فائر بریگیڈ گاڑیوں اور کچرا اٹھانے والوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے یہاں پر کوئٹہ شہر کے مختلف اہم شاہراہوں پر اور چوکوں پر جو ہے کچرے کے ڈھیر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. شہریوں کا مطالبہ ہے یہاں پر میونسپلٹی سے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی انتظامیہ سے کہ وہ خدارہ ان کچرے کے جو ڈھیر یہاں پر لگے ہوئے ان کی صفائی کر دے، ان کو یہاں سے اٹھا لے، کیونکہ ان سے جو ہے مختلف بیماریاں جو ہے اس وقت وہ پھیل رہی ہے اور ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب یہاں پر میٹروپولیٹن کارپوریشن میں یہاں پر جو فائر بریگیڈ کا عملہ ہے اور جو کچرے اٹھانے والی گاڑیاں ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے ہمیں پیٹرول جو ہے فراہم نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے احتجاجاً اپنی جو گاڑیاں ہیں وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ہم لوگوں نے وہاں پر کھڑی کر دی ہے. جی، اور صفائی کے انتظامات نہ ہونے پر عوام نے بھی اپنی خاصی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ اپنا کام صحیح طور پر نہیں کر رہی ہے. کیا کہتے ہیں شہری، انہی کی زبان. بڑی پریشانی ہے ہمارے لیے، ماحول بھی خراب ہو رہا ہے اور حالت دیکھیے آپ کیا ہے. ہم کچرے میں رہ رہے ہیں، کچرے میں زندگی گزار رہے ہیں. نہ یہ اٹھاتے ہیں کچرا میونسپلٹی والے، نہ گورنمنٹ کا کوئی منسٹری اس پہ توجہ دیتی ہے. ماحول بھی گندا کرتے ہیں اور سانس لینے کی بھی دشواری ہوتی ہے اور زیادہ تر بچے بھی بیمار ہوتے ہیں. تو کچرے کی وجہ یہی بھی ہے کہ بیماریاں بھی اور بڑھ جاتی ہے. کچھ لوگ تو کچروں پہ دھیان بھی نہیں دیتے، آ کے کہیں بھی اٹھا کے پھینک دیتے. بہت جگہوں پہ کچرے پڑے کھا نہیں رہے، لہٰذا حکومت سے گزارش ہے کہ یہ سارے کچرے یہاں سے اٹھا لیں تاکہ بیماریوں میں سے کمی آ جائے. تو عوام کی رائے آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ تمام تر معاملے کا نوٹس لے اور یہاں سے کوڑا کرکٹ اٹھائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. خدا حافظ.